putting a cap on the number of international students. Of immigrants who are saying they're going back. है तो इससे जो स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल है उसमें इंक्रीमेंट होगी। 1.2 मिलियन के अराउंड इमिग्रेंट्स लास्ट ईयर 2022 में कनाडा आए थे। इस सिचुएशन में खुद को कैसे बचा सकते हो, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो एक न्यूज हर जगह वायरल हो रही है कि शायद कनाडा गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट पे कैप लगाने वाली है, जिसका मतलब ये है कि कनाडा गवर्नमेंट कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही अप्रूव करे कनाडा पढ़ने आने के लिए। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा, और जिसका लोगों को डर भी लग रहा है कि जो कनाडा के स्टडी वीजाज आते हैं अब उसमें और ज़्यादा रिफ्यूज़ल आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कनाडा के अंदर और क्या है पूरी न्यूज़, तो चलिए इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आज से 7-8 साल पहले जिस कनाडा को इमिग्रेंट्स का स्वर्ग कहा जाता था, उस टाइम पे एक एवरेज कैनेडियन 1100 से 1200 डॉलर अपना मंथली रेंट पे कर रहा था। बट उसके बाद अपनी आज की बात करें, चीज़ें ऑलमोस्ट बिल्कुल डबल हो चुकी हैं और आज के टाइम में एक एवरेज कैनेडियन अपना रेंट 2200 से लेके 2500 डॉलर पे कर रहा है। और ये तो हो गई पुराने इमिग्रेंट्स की बातें। अब बात करते हैं नए इमिग्रेंट्स की जो कनाडा आने वाले हैं। अगर वो कोई प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए जाते हैं, पहली बात तो उन्हें कोई प्रॉपर्टी मिल ही नहीं पाती। अगर मिल भी जाती है तो उसकी स्टार्टिंग ही 3 बेडरूम अपर पोर्शन वाला 3000 से लेके 3200 डॉलर से है। और अगर आप बेसमेंट की तरफ जाते हो तो 2 बेडरूम बेसमेंट की ही स्टार्टिंग 2200 डॉलर से है। जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। और जो कनाडा की लिबरल गवर्नमेंट है, जो कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, उनकी ओपोजिशन पार्टी जो कि कंजर्वेटिव्स है, उन्हें बहुत ही ज्यादा टारगेट कर रही है इस चीज पर कि आपने ये चीजें अपने हाथ से निकलने क्यों दी। जो ओपोजिशन पार्टी के लीडर है, उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर करी हैं, आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। New movement online of immigrants who are saying they're going back because they can't afford to live here in Canada. After 8 years of Trudeau, many immigrants feel like they're better off where they came from because the costs and the crime that Trudeau's policies have unleashed make this country unlivable for newcomers and for those who've been here a long time. एक बंदा जो $25 पर आवर पे नौकरी कर रहा था, वो यहाँ पर 4 से 5 लाख डॉलर का घर आराम से अफोर्ड कर सकता था। तो डाउन पेमेंट वगैरह करके घर की किस्तें पूरी करके 25 साल में वो बंदा यहाँ पर घर को आराम से ओन कर सकता था। और अगर अपनी आज की रियलिटी की बात करें तो ओपोजिशन पार्टी के लीडर खुद कह रहे हैं कि 25 साल तो डाउन पेमेंट जोड़ने के लिए ही चाहिए। और अगर जो घर की किस्तें हैं वो 40-40, 50-50 साल से ऊपर जा रही हैं। और उसका रीजन क्या था? पहले टाइम में था इंटरेस्ट रेट 1% से भी कम, और आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ईयर्स के बाद हमें वापस अपना लोन रिफाइनेंस कराना पड़ता है। हमने एक चीज़ सुनी है कि एक बार अपना लोन करा लो और उसकी किस्तें भरते रहो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर। और यहाँ पर लोग इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि जो उनका इंटरेस्ट रेट था वो फिक्स नहीं था, और लगभग 5 साल के बाद उनको वो रिफाइनेंस कराना पड़ता है करंट इंटरेस्ट रेट के साथ। तो जो लोग पहले $2500 पे करते थे महीने का ईएमआई का, तो अब उनकी ईएमआई जा रही है 4 से लेके $5000 के करीब। लोग इतनी ईएमआई देना नहीं चाहते थे तो उन्होंने अपने लोन की ड्यूरेशन बढ़ाई। तो इसीलिए हमें सुनने को मिलता है कि लोन की ईएमआई जा रही है 40-50 साल के करीब। तो ये तो होगी हाउसिंग क्राइसिस की बातें। तो इसमें एक और सवाल उठ के आ रहा था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको बहुत ही ज़्यादा कनाडा बुलाया जा रहा है। और जैसा कि हमने बात की थी, लगभग 1.2 मिलियन के अराउंड इमिग्रेंट्स लास्ट ईयर 2022 में कनाडा आए थे। तो बहुत सिंपल सी मैथ है, अगर आप बहुत सारे इमिग्रेंट्स बुला रहे हो तो उतनी स्पीड से उनके लिए रहने के लिए घर भी बनाओ। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं। एक तो फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने दी थी, तो सबसे पहले उसी को देखते हैं। Of putting a cap on the number of international students. What kind of timelines are we talking about here in terms of making that decision? Well, look, I should be clear that the decision on managing the international student program will rest with my colleague, Minister Miller. But I think it's important that we're able to speak openly about the different challenges that communities are facing. Now, the international student program makes extraordinary economic and social contributions to Canada. It contributes tens of billions of dollars to our GDP annually. But what we've seen recently is there's been such rapid growth, given that the program is typically uncapped, that certain communities are having difficulties managing with the population growth that it's attracted. Of course, we still believe in the international student program. It's not fair for the students who come to be exploited and left without adequate housing. There are some institutions, some private colleges that are not necessarily good actors, but I'm convinced have come to exist for the purpose of exploiting financially those international students who come to Canada.
तो जैसा कि आपने देखा, ये तो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवर में है, क्योंकि उन्होंने हमारी लेबर शॉर्टेज को पूरा करा था, प्लस इससे उनकी भी हेल्प हुई क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम करने की परमिशन मिल गई थी। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इतने सारे बंदों को यहाँ पे बुलाओगे और उन्हें फुल टाइम काम करने की परमिशन भी दोगे, तो जो यहाँ के कैनेडियंस हैं उनको काम करने के लिए क्या बचेगा। और बहुत सी जगह कमेंट सेक्शन में हमने ये भी देखा है कि जो कैनेडियंस है वो कह रहे हैं कि जो समर ब्रेक्स है उसमें उनके बच्चों को काम करने के लिए जॉब नहीं मिलती। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो अगर कनाडा की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट पर कैपिंग लगाती है तो इससे जो स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल है उसमें इंक्रीमेंट होगी। तो गाइज, ये जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं ये बिल्कुल पॉसिबल है, और अगर इन्होंने कुछ ऐसा स्टेप लिया तो जो हमें अभी का रिफ्यूज़ल रेट है इसमें और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन आप इस सिचुएशन में खुद को कैसे बचा सकते हो, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, अगर आपका प्लान है कनाडा आने का और आपके फ्यूचर गोल यहीं पे आके पूरे होंगे तो मैं आपको 2 ही चीज़ें सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहली चीज़, अवॉइड मेट्रो सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको ये वाले क्राइसिस देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और अगर आपको अपनी फाइल लगानी है तो आप दूसरी प्रोविंसेस के लिए जाओ, जैसे कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया एंड नोवा स्कोशिया हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपको रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, अपने कोर्स को अच्छे से सिलेक्ट करके आओ, जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उसके साथ मैच करता हो और जो आपकी फ्यूचर है उसके साथ भी अलाइन करे। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आपको रिसर्च करते रहना है, अप टू डेट रहना है कि कनाडा में किन किन जॉब्स की शॉर्टेज है, उनको कौन कौन से बंदे चाहिए, लेबर चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। तो अपने कोर्स को इस जॉब्स के साथ भी मैच करो और अपनी एक सॉलिड सी फाइल बनाओ। और अगर ये आप सारी चीज़ें प्लान करके अपनी फाइल लगाओगे तो आपका वीज़ा आने से कोई नहीं रोक सकता। बट शायद आने वाले टाइम में हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है, जैसा कि फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी कहा है, कि जो लोग सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेके कनाडा आना चाहते हैं ये चीज़ भी अब बंद हो सकती है। और हमें सिर्फ यही पता चलता है कि इतने सारे रिफ्यूज़ल्स आए हैं, पर हमें कभी ये नहीं पता चलता कि वो किन बेसिस पर आए हैं, किन कॉलेजेस से आए हैं। तो अगर आप वाइजली अच्छी सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, अच्छा सा कॉलेज सेलेक्ट करोगे, तो आपका वीज़ा ईजिली आ जाएगा। सो कनाडा गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को ये भी सजेस्ट करा है कि आपके पास एक हाउसिंग प्लान भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने बच्चे हैं उनमें से कुछ % बच्चों को आप अपनी तरफ से हाउसिंग प्रोवाइड कर सको। तो इलेक्शन पास में ही है और गवर्नमेंट इन कामों पर और भी अच्छे से ध्यान देगी। तो गाइज़, इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, क्योंकि अच्छा लगता है। आप कमेंट सेक्शन में एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय गाइज़।